हे एवरीवन, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टिबियोफेमोरल अलाइनमेंट एंड वेट बेरिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द नी जॉइंट। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फीमर की एनाटॉमिकल एक्सिस की। ठीक है, हमारी जो फीमर होती है उसकी एनाटॉमिकल एक्सिस उस पॉइंट पे शुरू होती है जहाँ पे हमारा फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड फीमर का जो नेक है, ठीक है, वो एक दूसरे से मीट करते हैं। ठीक है, तो एट द पॉइंट वेयर द greater trochanter of the femur and the neck of the femur meet with each other, from that point the anatomical axis of the femur starts descending down. Okay, from that point the anatomical axis of the femur will start descending downwards. ठीक है, सॉरी, क्योंकि हमारा जो फीमर है वो मीडियली इंक्लाइंड है, इस वजह से हमारी जो फीमर की एनाटॉमिकल एक्सिस होती है वो भी क्या होती है, मीडियली इंक्लाइंड। अगर ये फीमर सीधी होती, ठीक है, अगर वो सीधी इंक्लाइंड होती है हमारी बॉडी में, तो हमारी एनाटॉमिकल एक्सिस भी जो है वर्टिकली नीचे जा रही होती है। बट ऐसा नहीं है, हमारी फीमर क्योंकि मीडियली इंक्लाइंड है इसलिए हमारी जो फीमर की एनाटॉमिकल एक्सिस है वो भी क्या होती है, मीडियली इंक्लाइंड होती है। ठीक है, यानी टुवर्ड्स द मिड लाइन इट इज इंक्लाइंड। लेकिन अगर हम टीबिया के केस में देखें तो टीबिया क्योंकि वर्टिकल प्लेन में लाई करती है इसलिए उसकी जो एनाटॉमिकल एक्सिस होती है वो भी वर्टिकली नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द टीबिया। ठीक है, ये क्यों एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्लैंट लाइन है। फीमर की जो एनाटॉमिकल एक्सिस है वो एक स्लैंट लाइन है, जबकि जो टीबिया की एनाटॉमिकल एक्सिस है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इस वजह से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक एंगल बनाते हैं ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी। ठीक है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, टिबियोफेमोरल एंगल। तो व्हाट इज टिबियोफेमोरल एंगल? टिबियोफेमोरल एंगल एक ऐसा एंगल है जो कि दो लाइंस के बीच में बनता है, दो एक्सिस के बीच में बनता है, जिसमें से एक एक्सिस एनाटॉमिकल एक्सिस होती है किसकी, टीबिया की, एंड दूसरी एनाटॉमिकल एक्सिस होती है फीमर की। तो व्हेन एनाटॉमिकल एक्सिस ऑफ फीमर एंड एनाटॉमिकल एक्सिस ऑफ टीबिया meet with each other, they form an angle on the medial aspect of the knee, and that angulation is known as the tibiofemoral angulation, and it is about 180 degrees to 185 degrees medially at the knee joint. क्लियर? अगर ये जो एंगुलेशन है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी, अगर ये क्या हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारी नी में क्या होने लगती हैं, डिफॉर्मिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। बेसिकली हमारे लोअर लिम्ब में डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो एंगुलेशन है वो कम हो जाए, हमने नॉर्मली कितना बोला कि हमारा मीडियल जो टिबियोफेमोरल एंगल है कितना होता है, इट इज़ अबाउट 180 to 185 डिग्रीज। अगर वो 180 भी ना हो, इवन 175 डिग्री से भी जो आपका टिबियोफेमोरल एंगल है वो डाउन जा रहा है, ठीक है, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे जेनोवेरम। क्यों हम उस कंडीशन को जेनोवेरम बोल रहे हैं? क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारी एनाटॉमिकल एक्सिस फीमर और टीबिया की बहुत ही कम एंगल बना रहा है, उनके बीच में जो एंगुलेशन है वो काफ़ी कम है। क्यों ये कम हुआ, ऐसा क्यों होगा? हो सकता है कि आपका जो फीमर है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो फीमर है वो हम क्या बोलते हैं नॉर्मली कि वो मीडियली इंक्लाइंड होती है, वो लैटरल टू मीडियली आपके मतलब लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। लेकिन इस केस में देखो, इट इज़ नॉट लाइंग फ्रॉम लैटरल टू द मीडियल साइड। ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाई कर रही है, या आप बोलो थोड़ा सा फ्रॉम द मीडियल टू द लैटरल साइड इंक्लाइंड है। इस वजह से जब ये मीडियल टू द लैटरल साइड इंक्लाइंड होगी, ऐसा लगेगा कि हमने क्या खोले हुए, अपने नीज खोले हुए बाहर की तरफ। इस वजह से ये कंडीशन क्या कहलाती है, जेनोवेरम। जेनोवेरम में क्या होता है कि हमारे नीज एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। देख रहे हैं, हमारे नीज एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। तो रीज़न क्या है उसका, फीमर का। ठीक है, फीमर के इंक्लिनेशन का, कि हमारी फीमर किस तरीके से इंक्लाइंड है। ठीक है, नॉर्मल इंक्लिनेशन क्या होता है, जब वो लैटरल टू मीडियल इंक्लाइंड होती है, वो भी नॉर्मली। अब इस केस में क्या है, अगर हम जेनो वेलकम की बात करें तो इस केस में हमारे फीमर नॉर्मल से भी ज़्यादा मीडियल इंक्लाइंड है। किसी की फीमर इतनी ज़्यादा मीडियल इंक्लाइंड होती है, अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखो तो इसमें क्या है, थाइस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा किस में है, प्रॉक्सिमिटी में है, जबकि जेनोवेरम में देखो तो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंट है। अगर आप नॉर्मली देखो तो एक नॉर्मल डिस्टेंस इनके बीच में क्या रहता है, थाइस के बीच में दोनों मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी फीमर जो है हद से ज़्यादा मीडियली इंक्लाइंड है। ठीक है, ये हमारी फीमर है हद से ज़्यादा क्या हो रखी है, मीडियली इंक्लाइंड हो रखी है। और टीबिया, जिससे कि हमारा जो है
टोज अंदर की तरफ ना पॉइंट हो, इससे हमारी जो टीबिया है वो क्या हो गई, लैटरली रोटेट कर गई है, कि हमारे फीमर हद से ज़्यादा मीडियली इंक्लाइंड है, इससे टीबिया जो है वो लैटरली क्या हो गई है, इंक्लाइन हो गई है, जिससे कि टोज हमारे बाहर की तरफ आके पड़े। ठीक है, तो अगर कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारा टिबियो फेमोरल एंगल जो है ऑन द मिडिल एस्पेक्ट अगर वो 185 से ज़्यादा हो जाता है तो हम उस कंडीशन में बोलते हैं जेनोवेल गम। गम से समझ जाओ, गम मतलब एक दूसरे से चिपकना, मतलब एक तरीके से गम की क्या क्वालिटी होती है, चिपकाने की क्वालिटी होती है ना। ठीक है, इट मेक्स द टू थिंग्स स्टिक विद ईच अदर। सो जेनो वेलगम में क्या हो रहा है, जेनो मीन्स नी, यानी नी एक दूसरे से क्या हो रहा है, स्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, they are actually not sticking with each other but हाँ they are coming close to each other. okay, so इस कंडीशन को हम नॉक नीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जेनुवेलगम है कि हमारा जो फीमर है, क्योंकि वो नॉर्मल से भी ज़्यादा मीडियल इंक्लाइंड है, इस वजह से हमारी एनाटॉमिकल एक्सिस फीमर की नॉर्मल से ज़्यादा मीडियल इंक्लाइंड है। इस वजह से क्या होगा कि हमारा टीबिया और हमारा जो फीमर है इसके बीच में जो एंगल बने वो बहुत ज़्यादा बनेगा। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये टीबिया की एनाटॉमिकल एक्सिस होगी, अगर मैं यहाँ पे टीबिया को ऊपर की तरफ क्या करके देखूँ, सॉरी इसकी जो एनाटॉमिकल एक्सिस है अगर मैं उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके देखूँ तो आप खुद सोचो ये फीमर की एनाटॉमिकल एक्सिस है और ये टीबिया की एनाटॉमिकल एक्सिस होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच में कितना ज़्यादा एंगल बनेगा फीमर और टीबिया के बीच में। अगर मैं इनकी टीबिया की एनाटॉमिकल एक्सिस को एक्सटेंड करूँ ऊपर की तरफ, आप तो खुद देखिए कितना ज़्यादा इंक्लिनेशन, कितना ज़्यादा एंगुलेशन बीच में बन रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जेनुवेलगम। ओके, नेक्स्ट कम्स योर मैकेनिकल एक्सिस। फीमर की जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी होती है उसकी मैकेनिकल एक्सिस बेसिकली एक वेट बेरिंग लाइन होती है जो कि आपके हेड जो है फीमर का उसके सेंटर से पास होती है। ठीक है, उसके सेंटर से बेसिकली इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, एंड देन इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द नी जॉइंट एंड देन थ्रू द सेंटर ऑफ द टिबिया, एंड ये कहाँ पे बेसिकली आके रुकती है, फिर इट एंड्स ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ टेलस। तो आप इसको एक बार देख लो, मैकेनिकल एक्सिस और एनाटॉमिकल एक्सिस दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, मैकेनिकल एक्सिस एक वेट बेरिंग लाइन है। ठीक है, उसका एंगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो आपके जो टिबियो फेमोरल एंगल है उसमें कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको बढ़ाने घटाने में या उसको नॉर्मल रखने में। ठीक है, मैकेनिकल एक्सिस इज जस्ट अ वेट बेरिंग लाइन। हमारी एनाटॉमिकल एक्सिस होती है जो कि एंगुलेशंस बनाती है। लेकिन हाँ, अगर हमारा नीज में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, कंप्रेसिव फोर्सेस लाइक हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, जैसे कि ये कंप्रेसिव फोर्सेस पड़ रही हैं, इन तरीके की अगर जो दिक्कतें हो रही है हमारे नीज में, तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन जो है हम इसको भी देंगे, मैकेनिकल एक्सिस को भी देंगे। ऑल्दो इसका कुछ ऐसे नहीं है कि प्राइम रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस करने में या फिर कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट करने में, बस बट यस ये वेट बेरिंग लाइन जहाँ से भी पास होती है वहाँ से पे ये कंप्रेसिव फोर्सेस डालती है। ठीक है, वहीं पे ये एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करती है। क्योंकि ये जो एनाटॉमिकल एक्सिस है, ठीक है, मैकेनिकल एक्सिस है, वो एक वेट बेरिंग लाइन है, तो हमेशा इस चीज़ का याद रखना कि ये कंप्रेशन फोर्स जनरेट करेगी जहाँ से भी ये पास होगी। ठीक है, जिस भी तरफ से पास हो रही है वहाँ पे कंप्रेशन फोर्स क्रिएट करेगी। ठीक है, हमारी मैकेनिकल एक्सिस जो है, अगर हम जेनुवेलगम की बात करें तो हमारी मैकेनिकल एक्सिस जो है फॉल्स ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट। अब ऐसा क्यों है, क्या ये मैकेनिकल एक्सिस की फॉल्ट है कि वो लैटरल एस्पेक्ट पे क्यों पड़ रहे, नहीं, इट इज़ ड्यू टू जेनुवेलगम। ठीक है, हमारा जो नी है जब वो वेलगम में चले जाएंगे, ठीक है, जब एक दूसरे से ऐसे नॉक होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो मैकेनिकल एक्सिस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसका कुछ काम नहीं है आपके एंगुलेशन से जेनुवेलगम कराना हो या जेनुवेलम कराना हो, तो एनाटॉमिकल एक्सिस उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट नॉट योर मैकेनिकल एक्सिस। ठीक है, आपकी मैकेनिकल एक्सिस इज जस्ट अ वेट बेरिंग लाइन एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसका बस ये है कि इसको ये एक स्ट्रेट वर्टिकल वेट बेरिंग लाइन है जिसको
नीचे की तरफ हेड ऑफ द टेलस तक एंड होना है, ठीक है। तो वो अपना वही पाथ फॉलो करिए। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत हमारे फीमर के इंक्लिनेशन में है, ठीक है। दिक्कत हमारे इस वजह से क्या होगा कि जब हमारी फीमर जो है मीडियली इंक्लाइंड होगी इतनी ज़्यादा, तो मीडियली फेमोरल एंगल बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि फीमर हमारी इतनी ज़्यादा मीडियल इंक्लाइंड है, तो हमारे मैकेनिकल एक्सिस इस वजह से जो नी जॉइंट है सेंटर का, सॉरी जो सेंटर है नी जॉइंट का, उसके थ्रू इट कांट पास, ठीक है। उससे थोड़ा सा इट विल पास लैटरल टू इट, जिस वजह से क्या होगा कि एज आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारी मैकेनिकल एक्सिस होती है जहाँ से भी पास होती है वहाँ पे वो कंप्रेशन क्रिएट करती है, वहाँ पे वो कंप्रेशन फोर्स जनरेट करती है। इस वजह से, क्योंकि अब इस जेनुवेलगम कंडीशन में एज इट पासिंग थ्रू द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट, इससे जो लैटरल आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगे जॉइंट के जो लैटरल एस्पेक्ट पे जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उन पे कंप्रेशन पड़ेगा, जैसे कि मेनिस्कस हो गया, आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। जेनुवेलम के केस में जस्ट ऑपोजिट होता है, क्योंकि फीमर जो है क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। दोनों फीमेल एक दूसरे से दूर जा रही है। फीमेल जो है फ्रॉम मिडल टू लैटरली इंक्लाइंड है। इस वजह से क्या होगा कि हमारी मैकेनिकल एक्सिस फिर से हमारी सेंटर से पास नहीं हो पाएगी नी जॉइंट के, इट विल पास थ्रू द मिडल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। वो नी जॉइंट के मिडल एस्पेक्ट के थ्रू पास होगी। और हम जैसे कि मैंने बताया था कि जब हमारी मैकेनिकल एक्सिस जहाँ से भी पास होती है वहाँ पे कंप्रेशन फोर्स जनरेट करती है। इस वजह से क्या होगा कि जिसको भी ऐसा हो, कोई भी ऐसा पेशेंट होगा जिसको क्या है नी वेरस में रहता है, तो उसके जो मीडियल आर्टिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उस पर कंप्रेशन फोर्स पड़ेगी। क्लियर हुआ? और उससे ही क्या होगा, हमारा नी में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ जाएंगे ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी, ठीक है। Therefore, if someone has varus knee, medial articular structures of the knee joint can get damaged, leading to a condition called knee osteoarthritis on the medial aspect. So this sums up your tibiofemoral alignment. Okay, thank you so much.